नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ पौड़ी में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद अभी भी पहाड़ों से भूस्खलन होना बंद नहीं हुआ है। पाबौ ब्लॉक के संतुधार में भूस्खलन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पहाड़ों से भारी मलबा गिर रहा है। यह वीडियो शनिवार का है जब कुछ यात्री यहां से निकल रहे थे कि अचानक से भारी मलबा गिरने के बाद सभी यहां पर फंस गए और कई घंटों तक फंसे रहे। बाद में जिला प्रशासन द्वारा कुछ घंटों बाद की मलबे को हटा दिया गया था। रुद्रपुर के दबंग भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा विधायक एक महिला दरोगा के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते 7 सितंबर को सीपीयू में तैनात एक महिला दरोगा ने वाहन चेकिंग के दौरान बदसलूकी करने पर एक दंपत्ति को हिरासत में लिया था। इस बात की सूचना जब भाजपा विधायक को मिली तो विधायक आक्रोशित होकर कोतवाली पहुंच गए और महिला दरोगा के साथ बदतमीजी करने लगे। इस दौरान भाजपा के ही एक कार्यकर्ता ने विधायक की इस बदसलूकी का वीडियो बना लिया। फिलहाल इस पूरे मामले पर एसएसपी सदानंद दाते ने जांच के आदेश सीओ रुद्रपुर को दे दिए हैं। तो सुना आपने किस तरीके से यहां पर राजकुमार ठुकराल महिला दरोगा के साथ बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से पेश आ रहे हैं। तमीज से बात करो, और यहां तक अपशब्दों का प्रयोग भी वहां पर किया गया है। बीजेपी विधायक ने महिला दरोगा को वहां पर धमकाया। सवाल कई हैं। पहला सवाल ये कि जब हम महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, चाहे पुलिस की हो चाहे सामान्य महिला हो, तो हमें किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना है, किस तरीके से शालीनता से बातचीत करनी है, ये यहां पर सोचना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जब हम इतनी भीड़ के बीच में, इतने लोगों के बीच में वहां पर मौजूद हैं और हम एक जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या इस तरीके का व्यवहार हमें शोभा देता है? दूसरा सवाल था ये। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह कि जिस तरीके के हालात बने हैं, अगर आपको किसी भी बात को रखना है और किसी भी बात को पुलिस से या किसी भी बात को जनता के बीच कहना है, तो क्या आप इस तरीके के शब्दों का अमर्यादित तरीके का इस्तेमाल करके किसी महिला के साथ इस तरीके से पेश आएंगे? बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल का वीडियो वायरल हुआ। अब सवाल यहां पर यह, एसएसपी ने इस पूरे मामले में जांच दे दी है, लेकिन क्या यहां पर पार्टी के नेताओं को, क्या यहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर राजकुमार ठुकराल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? एक बार फिर सुनिए क्या कुछ राजकुमार ठुकराल ने वहां पर कहा है। देहरादून के एमकेपी कॉलेज में पूरे पैनल पर एनएसयूआई का कब्जा हुआ है। यहां निवेदिता राज अध्यक्ष चुनी गई हैं। जीत के बाद एमकेपी में एक तरफा जीत का जश्न था, तो दूसरी तरफ विरोध का शोर भी रहा। दूसरे कॉलेजों से छात्रों ने इस महिला कॉलेज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि एक दिन में छात्र संघ चुनाव कराने का सरकार का प्रयोग सफल रहा है और एबीवीपी के पक्ष में आए 80% नतीजों से साफ है कि 2019 कहां जा रहा है। पहले 16 अगस्त से 30 अक्टूबर तक चुनाव होते थे। लगभग 77 दिन छात्रों के पढ़ाई के जाते थे। पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने और मैंने एक निर्णय लिया कि हम छात्रों के एक दिन में छात्र संघ के चुनाव कराएंगे। लगभग 80% जगह कॉलेजों में विद्यार्थी परिषद चुनाव जीती है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि 2019 किधर जा रहा है, ये सबकी समझ में आना चाहिए। पूरे राज्य में एक ही दिन में छात्र संघ चुनाव कराने का प्रयोग राज्य सरकार का काफी हद तक सफल रहा। एक साथ सभी कॉलेजेस में चुनाव हुए। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़ दिया जाए, कॉलेजेस में जो वोट पड़े उसमें एबीवीपी 80% से ज्यादा कॉलेजेस में जीत हासिल करने में कामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि 2019 के लिए संकेत साफ है कि कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति अभी भी लोगों के दिलों में रुझान है और ये नतीजे कहीं ना कहीं
2019 के चुनाव को भी प्रभावित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस को भी अब सोचना होगा कि किस तरह से जमीन तैयार की जाए। और अगर छात्र संघ चुनाव की बात की जाए तो सेमेस्टर सिस्टम एक बड़ा मुद्दा था। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि अगर सभी छात्र संघ इस मुद्दे पर एक राय होते हैं तो सेमेस्टर सिस्टम को खत्म किया जा सकता है। तो इन दो बड़ी खबरों के साथ 8 सितंबर को छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ और अब 1 साल के इंतजार के बाद हम देखेंगे कि कितनी तस्वीर कॉलेजेस में बदल पाती है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में सत्र के छात्र संघ चुनाव में 2 अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ये पहला मौका है जब जो 2 अध्यक्ष डिग्री कॉलेज बड़कोट के छात्र संघ में इस सत्र में रहेंगे। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर खड़े 4 उम्मीदवारों में से 2 प्रत्याशियों को बराबर मत मिले। दोनों उम्मीदवारों को कुल 376 मतों में 120 से 120 वोट मिले हैं। अध्यक्ष पद पर टाई रहे निर्णय को टॉस से पूरा किया गया, लिहाजा टॉस जीतने पर एबीवीपी के आशीष पवार को सत्र में शुरू में 6 महीने के कार्यकाल का मौका मिला है, जबकि रवाई पर्वत बंगाल आरपीवी के प्रत्याशी धनवीर सिंह को सत्र के अंतिम 6 माह के कार्यकाल में छात्र संघ अध्यक्ष बनने का मौका दिया गया है। पहला कार्यकाल तुम्हारा, ठीक है। इन छात्रों ने अपना अध्यक्ष बना के मेरे पे मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस महाविद्यालय का अध्यक्ष बनाया है। पदग्रहण भी बच्चों विजेता प्रत्याशियों का जो है वो संपन्न कर दिया गया है और इस निर्वाचन में मुख्य वो लेखनीय बिंदु ये रहा कि अध्यक्ष पद पे 2 प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त हुए, तो लिहाजा नियमावली के अनुसार दोनों को इस सत्र के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है। प्रथम 6 माह के लिए और द्वितीय 6 माह के लिए टॉस के आधार पर निर्णय किया गया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एसटी/एसटी एक्ट में किए गए सवालों पर सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस सवाल से बचते नजर आए और इस पर गोलमोल जवाब दिया। अब भी सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। देखिए, कुछ जब निर्णय लिए जाते हैं तो कई बार इस तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि समय आने पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम जब स्वस्थ भारत की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो सबको विकास के अवसर मिलने चाहिए और भारत का संविधान भी एक कल्याणकारी संविधान है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस आने वाली 10 तारीख को भारत बंद करने जा रही है। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सूबे के व्यापारिक संस्थानों से भारत बंद में सहयोग की अपील की है। प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि आज तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन पीएम मौन है। कितनी जो एक्साइज ड्यूटी पे वृद्धि हुई है, जिससे पेट्रोल और डीजल जो है बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो हम कहते हैं उसके बारे में पाकिस्तान में जो है स्थितियां सही नहीं है, लेकिन अभी पिछले मुझे हफ्ता भर या 10 दिन पहले की बात है, वहां पर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का कार्य किया है। वहीं महंगाई पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि केंद्र सरकार तेल के दाम कम करे। डीजल और पेट्रोल की प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं और जबकि कच्चा तेल सस्ता है। यूपीए गवर्नमेंट के जमाने से कच्चा तेल सस्ता है, तो इस पर हमें चिंता करनी चाहिए, दाम क्यों बढ़ रहे हैं। सूबे में शुरू की गई 108 एम्बुलेंस सेवा की बदतर हालत से गुजर रही है। कई जिलों से एम्बुलेंस की खस्ता हाल होने की जानकारी मिलती रहती है। एम्बुलेंस सेवा को संचालित करने वाली कंपनी के अधिकारी 108 एम्बुलेंस में तकनीकी खामियों को स्वीकार तो कर रहे हैं, वहीं कई जिलों से डीजल के लिए फंड खत्म होने की शिकायतें भी मिल रही हैं। इसमें कुछ जगह पे तेल जो मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट थी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, यहाँ पे तेल की वजह से कुछ गाड़ियां बंद हुई थी, लेकिन जब हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे बोला है तो उसके बाद उन्होंने तेल देना शुरू करा है। हाँ, एक आध जगह वहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हैं और उनको भी जल्दी ही सुधार कर दिया जाएगा। उधम सिंह नगर के ग्राम मलपुरी में 2 बदमाशों को पकड़ने गई जसपुर कोतवाली पुलिस की एक टीम पर बदमाश और उसके परिजनों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने रॉड मारकर पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे दरोगा वीरेंद्र बिष्ट को गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही बदमाशों ने पुलिस टीम पर तमंचे से भी हमला करने का प्रयास किया। बाद में पुलिस टीम ने मौके से 2 हमलावर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए जब इनके घर पे पतरामपुर चौकी इंचार्ज द्वारा दबिश दी गई तो इन्होंने जो है पुलिस पार्टी के ऊपर रॉड से हमला कर दिया। इनके परिवार के सभी लोगों ने पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया, जिससे पतरामपुर चौकी इंचार्ज के सिर पे चोटें आ गई हैं। उसके बाद मौके पे पुलिस बल व पुलिस पार्टी द्वारा इनको गिरफ्तार कर दिया गया है और थाने पर लाकर उचित कार्रवाई की जा रही है। इनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है, जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इमारत और स्टाफ की कमी जैसी बुनियादी समस्याएं बनी हो, वहां शिक्षा के स्तर पर बात करने से वाकई में कोई बात बनेगी? उत्तराखंड में नवंबर के पहले हफ्ते में ज्ञान कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इस बात पर खुश हैं कि उन्हें पहली बार ज्ञान कुंभ के आयोजन का गौरव मिला। बड़े बड़े दावों के बीच जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। NIT के डायरेक्टर और UGC के चेयरमैन सारे लगभग 2000 लोगों को हम उसमें आमंत्रित कर रहे हैं और 3 दिन का ज्ञान कुंभ होगा। और पहली बार उच्च शिक्षा में हम एक बहुत ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ घटनाएं हैं जो सरकार की मंशा और ज्ञान कुंभ के उद्देश्य पर सवाल उठा रही हैं। मसलन टिहरी में रिजल्ट न आने से नाराज छात्र पेट्रोल की बोतल के साथ छत पर चढ़ गए। विकासनगर में दाखिला न मिलने से परेशान छात्रा ने जहर खाया। देहरादून के DAV कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में EVM का इस्तेमाल का सपना पहले ही चरण में धराशायी हो गया। तो सवाल ये है कि जब बुनियादी सुविधाएं ही छात्रों को नहीं मिल रही है तो इस स्तर पर बात करने का क्या फायदा? शिक्षा जगत से जुड़े वरिष्ठ जन भी शिक्षा व्यवस्था की और खामियों को उजागर करते हैं। फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर न हो तो एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है, कैसे उसको शिक्षा को आगे हम बढ़ाएं। तो इसके लिए हमारे पास बजट की भी कमी होती है, धनाभाव होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं खरीद सकते हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन जो कि मेन स्तंभ होता है वो कल्चर जो है हम लोग नहीं ला पाए हायर एजुकेशन में। तो उस वजह से हमारे यहाँ आपको बता दें कि 70% स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं वो 70% देहरादून छोड़ करके वो जाते हैं दिल्ली या पंजाब, बेंगलोर या चंडीगढ़ और या अपना पूना और बॉम्बे में। अगर राज्य में रहकर ही पढ़ाई पूरी हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं उसमें ज्ञान कुंभ उम्मीद जगाने वाला कम, दिल बहलाने वाला ख्याल ज्यादा नजर आता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। BCCI की हरी झंडी के बाद देवभूमि की अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन अब इसको लेकर भी विवाद की स्थिति बन रही है। खिलाड़ियों का ट्रायल मैदान के बजाय कंक्रीट के ग्राउंड में लिया जा रहा है। मैदान में अपने खेल का जौहर दिखा रहे ये खिलाड़ी उत्तराखंड क्रिकेट के भविष्य हैं। ये लोग अंडर 19 टीम के लिए ट्रायल देने आए हैं। रुद्रपुर में हो रहे इस ट्रायल पर खिलाड़ियों के अभिभावक सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि खिलाड़ियों का ट्रायल मैदान की जगह कंक्रीट वाले फर्श पर लिया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ रहा है। बैडमिंटन कोर्ट में ट्रायल लिया जा रहा है, वहां पर सुनने में आया कि जगह भी कुछ कम है और ट्रायल में बड़ी दिक्कत हो रही है वहां पर। और जो बॉलर्स हैं, बॉलर्स के लिए विशेष तौर पर बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग में अपना जो पूरा रनअप है वो नहीं ले पा रहे हैं। जो अपना बेस्ट देना चाहता है वो दे नहीं पाएगा क्योंकि उस टाइप की सुविधाएं नहीं है, होनी चाहिए थी। मतलब ग्राउंड में होना चाहिए था ट्रायल। ग्राउंड तो हमें तो ग्राउंड की स्थिति पता नहीं है, लेकिन इतना भी मौसम खराब नहीं है कि ग्राउंड में नहीं हो सकता। 3 दिनों तक चलने वाले इस चयन प्रक्रिया में कुल 282 खिलाड़ियों का ट्रायल होगा और जिसमें से उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले कुल 25 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वहीं चयन प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल पर चयनकर्ता उमेश जोशी ने आरोपों से इनकार किया है। पहले तो ये ट्रायल हल्द्वानी में होना था, तो इंडोर स्टेडियम की वजह से इसको रुद्रपुर में कराया गया। इसी वजह से कराया गया कि अगर बारिश होगी और हमारे पास जो टाइम है वो टाइम इतना ज्यादा नहीं है कि जिससे कि हम जो है कंटिन्यू टूर्नामेंट करा सकते हैं, इसलिए हमने इंडोर में इसको एम्यूनिटी स्कूल को चुना। देवभूमि की अंडर 19 टीम पहली बार मैदान में उतरेगी, लिहाजा चयनकर्ता भी अपने स्तर पर किसी भी तरह की चूक नहीं चाहते। खिलाड़ी भी टीम चयन को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए उधम सिंह नगर से पूरन सिंह रावत की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के दिन बौहरने वाले हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद स्पोर्ट्स कोड को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे खेल संघों में रसूखदारों के एकाधिकार पर तो रोक लगेगी, साथ ही सरकारी हस्तक्षेप भी कम होगा। स्पोर्ट्स कोड को लेकर राज्य कैबिनेट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे खेल और खिलाड़ियों के अच्छे दिन आएंगे। दरअसल स्पोर्ट्स कोड लागू होने के बाद खेल संघों में पारदर्शिता बढ़ जाएगी और सरकारी हस्तक्षेप से भी खेल संघ मुक्त हो जाएंगे। ये मैंडेटरी होता है राज्यों के लिए, उसको राज्य को अडॉप्ट करना। खेलों के लिए जो एक कोड होते वो होता है कि जो संहिता है हमें क्या लेना है, उसको हमें स्वीकार करना राज्य के लिए मैंडेटरी है। तो वो आज राज्य ने अपने सभी को कहा कि आप इसको स्वीकार करें। दरअसल जो रसूखदार किसी एसोसिएशन में बड़ा पद पा जाते हैं वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार कई साल से बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। वहीं खेल विभाग के संयुक्त निदेशक धर्मेंद्र भट्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी हैं। जिला खेल अधिकारी अतर अली जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो स्पोर्ट्स कोड इस मनमानी को कैसे रोकेगा, देखिए। खेल संघों के अध्यक्ष 3 टर्म और कोषाध्यक्ष और सचिव 2 टर्म तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। सरकारी अधिकारी को किसी संघ या फेडरेशन में पद पाने के लिए सरकारी अनुमति लेनी होगी। सरकारी अधिकारी 1 टर्म तक ही पद पर रह सकता है। खेल विभाग के अधिकारी किसी भी संघ के पदाधिकारी नहीं रह सकते। राज्य में संघ की 2/3 यूनिट होना अनिवार्य होगा। संघ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जगह मिलेगी। हर संघ की प्रदेश के 50% जिलों में एफिलिएटेड एसोसिएशन होनी चाहिए। खेलों के जानकार भी इस बदलाव को जरूरी और महत्वपूर्ण मानते हैं। उत्तराखंड में जो है अगर स्पोर्ट्स कोड इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा फर्क हमें पड़ेगा, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि 18 साल में हमारे मठाधीश हैं कौन स्पोर्ट्स में। प्रदेश में स्पोर्ट्स कोड लागू होने की राह खुल गई है, जिसके बाद खेल और खिलाड़ियों के दिन बदलने वाले हैं। जहां एसोसिएशंस में सरकारी हस्तक्षेप कम होगा, वहीं कुछ चुनिंदा जिलों की मोनोपोली भी टूटेगी। कैमरामैन अनिरुद्ध रावत के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 देहरादून। गंदगी की व्यापक समस्या झेल रही राजधानी दून को आखिरकार कूड़े के ढेर से निजात मिलता दिख रहा है। शहर भर में जगह जगह सफाई की जा रही है। कई इलाकों और मुख्य मार्गों पर सफाई के लिए अत्याधुनिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सड़क पर सफाई की तस्वीर राजधानी दून से आई है, जहां नगर निगम ने कूड़े के खिलाफ जंग छेड़ दी है। शहर के अलग अलग हिस्सों से कूड़ा उठाने का काम किया जा रहा है। कई इलाकों में सफाई के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा भी लिया जा रहा है। निगम के सफाई कर्मचारी जगह जगह झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देहरादून में स्वच्छता अभियान बड़ी जोरों से चल रहा है। देहरादून में कई ऐसे इलाके थे जहां लंबे समय तक कूड़े के ढेर लगे रहते थे, लेकिन आज नगर निगम सुबह से ही अभियान चला रहा है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शहर में जमा हुए कूड़े पर डीएम और नगर निगम को फटकार लगाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कूड़े के खिलाफ जंग छेड़ दिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पौड़ी के प्रशासनिक अधिकारी और नगर पालिका पलीता लगा रहे हैं। शहर में जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए हमारी रिपोर्ट। शोर शराबे और हंगामे की एक तस्वीर पौड़ी से आई है, जहां कूड़े से परेशान लोगों ने प्रशासन और नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। शहर में डंपिंग जोन नहीं होने की वजह से जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है और कूड़े से परेशान लोगों को आखिरकार सड़क पर उतरना पड़ा। पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर जाम करना पड़ा। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जी उड़ी है और पालिका इसके पैसा वसूल ली है कि कूड़ा फेंकने के लिए। अब कूड़ा यहाँ से वहाँ शहर से लाके यहीं फेंका जा रहा है। पहले तो ये है कि गंदगी तो हो ही रही है, बीमारी का कारण बन सकता है। स्वच्छता के लिए किए गए प्रदर्शन में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। हाईवे जाम की खबर मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। घंटों तक चले वाद विवाद के बाद प्रशासन लोगों को समझाने में कामयाब हो सका। चोपड़ा में हमारे नगर पालिका का कूड़ा डाला जा रहा है, उसमें लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पे बदबू आ रही, जो आस पड़ोस के लोग हैं उससे परेशानी हो रही, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही। इनका ये विरोध है कि इन कूड़े को यहाँ पे न डाल करके किसी अन्य जगह पे डाला जाए। लोगों की शिकायत है कि कूड़ा उठाने के लिए नगर पालिका लोगों से पैसे तो लेती है, लेकिन सफाई नहीं होती, जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ता है।
न्यूज 18 के लिए पौड़ी से शैलेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूके और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।